नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना भारतीय न्याय संहिता का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 18 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन नंबर 18 बात करता है एक्सीडेंट की। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी कि अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो, उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें क्या लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, ये प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन नंबर 18। तो देखते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो सेक्शन नंबर 18 अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें क्या चीज़ें फुलफिल करनी होंगी। फर्स्ट कहता है बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। जिस भी एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी एक्ट हुआ हो वो एक्सीडेंट हो यानी दुर्घटना हो, मिसफॉर्च्यून यानी कि बदकिस्मती, या कह सकते हैं कि हम उसको टाल नहीं सकते थे, बदकिस्मती से वो उस तरीके का एक्ट वहाँ पे हो गया। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे बोलता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो एक्ट यहाँ पे हुआ है उस एक्ट में कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि मेंस रिया नहीं होना चाहिए, यानी आपका क्राइम करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ओके, तो आपका क्राइम करने का कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ पे कोई भी नॉलेज भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। दैट मीन्स नो मेंस रिया और नॉलेज एट ऑल। तीसरा यहाँ पे है इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय अ लॉफुल मीन्स। लॉफुल एक्ट तो आप कर ही रहे हो, प्लस वो लॉफुल तरीके से भी करना चाहिए और लॉफुल मीन्स और मैनर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लॉफुल एक्ट बस का होना जरूरी नहीं है, जो तरीका भी आप चूज कर रहे हो दैट शुड ऑल्सो बी लॉफुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जा रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जा रहे हो तो जो ये आप तरीका करने जा रहे हो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो भी माध्यम है, जो भी तरीका है, जो भी मैनर है, दैट शुड ऑल्सो बी लॉफुल। ओके, फिर इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई? बिकॉज देखिए, अगर प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं है, अगर आपने सतर्कता नहीं बरती है या आपने केयर या परवाह नहीं की है उस पर्टिकुलर एक्ट को करने में, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो ये आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी को क्रिएट कर देगा अंडर नेग्लिजेंस सेक्शन। ठीक है, तो अगर ये चीज मिसिंग हो जाएगी तो ये ऑफेंस बन जाएगा, अगर ये चीज मिसिंग नहीं है तो ये ऑफेंस नहीं बनेगा, जो हम एग्जाम्पल में भी अभी समझेंगे अच्छे से। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना एक्ट सेक्शन नंबर 18 के अंदर फॉल करवाना है। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, वो देखते हैं। एक हैशेट वाला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जहाँ पे वांट ऑफ केयर एंड कॉशन नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता रहता है विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। उसने प्रॉपरली सबको इन्फॉर्म किया है कि मैं पेड़ काट रहा हूँ और सब लोग यहाँ से दूर हो जाइए, और उसके बाद भी मान लीजिए जो हैचेट है यानी कुल्हाड़ी का फल जो है वो उछल कर किसी व्यक्ति के गले में पड़ता है और उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इस केस में जो पेड़ काट रहा है उसकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज उसने कोई भी केयर एंड कॉशन में कमी नहीं रखी है। वांट हेयर मीन्स कमी, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो क्योंकि उसने पहले से ही आगाह किया था कि मैं यहाँ पे पेड़ काट रहा हूँ, सबको दूर हो जाना चाहिए, बट स्टिल वो अपनी मर्जी से वहाँ पे रहे और इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से सेक्शन नंबर 18 यहाँ पे अप्लाई होगा फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में। अब यही सेकेंड इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगेन देयर इज अ मैन, वो पेड़ काट रहा है लेकिन वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और वो जान रहा है कि ये जो काम है पेड़ काटने का ये एक खतरनाक काम है, और उसने यहाँ पे कोई भी केयर या कॉशन नहीं बरती, ना ही बच्चों को दूर हटने को कहा, ना ही उसने कोई वहाँ पे पहले से कॉशन दिया, सतर्कता दिया, इंटीमेट किया उन लोगों को कि भाई यहाँ से दूर हो जाओ। तो जहाँ पे वांट ऑफ केयर एंड कॉशन रहेगा वहाँ पे सेक्शन नंबर 18 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये नेग्लिजेंस में आ जाएगा, आपने लापरवाही बरती है, और इस वजह से सेक्शन नंबर 18 सेकेंड वाले में अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो 2 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं अंडर सेक्शन नंबर 18, ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि कब सेक्शन 18 अप्लाई होगा और कब नेग्लिजेंस का ऑफेंस बनेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है इफ वांट ऑफ केयर, अगर केयर का वांट है यानी कि कमी है, वांट हेयर मीन्स कमी। ठीक है, अगर केयर की कमी है यानी आपने सावधानी नहीं बरती, सावधानी की कमी है, तो उस केस में एक्सीडेंट नहीं कहलाएगा, सेक्शन नंबर 18 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो नेग्लिजेंस का ऑफेंस बन जाएगा। लाइकवाइज अनइंटेंशनल एंड अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, जो एक्सीडेंट में एक्ट हो रहा है वो अनइंटेंशनल होना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, यानी आपका कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोलता है दैट ये वाला विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, आपका कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्ट को कमिट करने में, प्लस आपका कोई नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद एक यहाँ पे केस मैंने लिखा हुआ है, आर वर्सेस स्विंडेल एंड ऑसबॉर्न। इस केस की कहानी क्या होती है, दो ड्राइवर्स रहते हैं एंड दे अग्रीड। तो इस केस में रहते हैं दो ड्राइवर्स जो अग्री करते हैं रेस करने के लिए, और उस रेस के दौरान वो एक ओल्ड मैन पे ड्रो ओवर कर देते हैं, यानी एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि चूंकि यहाँ पे रेसिंग हो रही थी तो ये एक्सीडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन था, इंटेंशन नहीं नॉलेज था इनफैक्ट, कि आप किसी को मार सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेसिंग हो रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है एक्सीडेंट का प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ, कोर्ट ने बोला इट इज नेग्लिजेंस नॉट एक्सीडेंट। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 18। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 19 की। सेक्शन नंबर 19 जो है वो बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। यहाँ पे होता क्या है, सेक्शन 19 ये कहता है कि मान लीजिए दो हार्म्स हैं, एक ग्रेटर हार्म है एक लेसर हार्म है, एंड दोनों इनएविटेबल है, यानी एक तो होकर रहेगा, तो आप ऑप्ट कर सकते हो लेसर हार्म के लिए टू प्रिवेंट द बिगर हार्म। ये कहता है सेक्शन नंबर 19। ठीक है, इसमें एसेंशियल्स क्या क्या है, विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। यहाँ पे जो आप एक्ट कर रहे हो, यहाँ पे नॉलेज है कि ये जो एक्ट है वो हार्म कॉज करेगा, बट इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, लेकिन वहां पे आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू प्रिवेंट पर्सन और प्रॉपर्टी। कहने का मतलब एक हार्म है जो पता है दो में से आप ऐसी सिचुएशन में हो कि दो हार्म वहां पे सामने हैं, अगर आप ग्रेटर हार्म बचाना चाहते हो तो आपको लेसर हार्म करना ही पड़ेगा, ये सिचुएशन है। तो आपने जो लेसर हार्म कॉज किया है दैट इज टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म, ये कहता है सेक्शन नंबर 19। तो जो आपने स्मॉलर हार्म कमिट किया है उसके लिए आपको कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोलता है हार्म इमिनेंटली डेंजरस और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या जो आपने हार्म बचाने के लिए लेसर हार्म कॉज किया है वो उतना इमिनेंटली डेंजरस है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, यानी कि एज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा कि क्या ये उतना डेंजरस था कि आपको लेसर हार्म कमिट करना पड़ा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में, सपोज देयर इज अ फायर इन हाउस 1। 3 हाउसेस हैं यहाँ पे लाइन से जुड़े हुए हैं, हाउस 1 में फायर लगी हुई है, हाउस 2 है एंड हाउस 3 है। तो एक्स क्या करता है, एक्स हाउस नंबर 2 को गिराता है कि हाउस नंबर 3 में फायर ना लगे। हाउस नंबर 3 के आगे भी और बहुत सारे यहाँ पे हाउसेस हैं, तो यहाँ पे जो हाउस नंबर 2 को गिराया गया वो इसलिए गिराया गया कि आगे जो 3 एंड आगे के जो हाउसेस है उसमें आग ना लगे। तो ये हाउस नंबर 2 को गिराना लेसर हार्म हो गया क्योंकि 3 एंड आगे के हाउसेस में आग ना लगे, तो इसलिए एक्स को हाउस नंबर 2 गिराने के लिए कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज केस ऑफ आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। इस केस में होता क्या है, कुछ लोग एक शिप लेकर जाते हैं ओशन में और जिसमें कि एक बच्चा भी रहता है पार्कर नाम का। तो होता क्या है कि शिप अपना डायरेक्शन लॉस्ट कर देता है, भूल जाता है, एंड उन लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ पे जो वो बाकी के 3 लोग रहते हैं वो मिलकर मार देते हैं इस बच्चे को और उस बच्चे को मार करके खा जाते हैं। तो इस केस में जो यहाँ पे आपके अक्यूज थे उन्होंने इसी सेक्शन नंबर 19 का डिफेंस दिया कि यहाँ पे हमने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को मारा, क्योंकि अगर हम उसे नहीं मारते तो हम सभी खुद मर जाते। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि टेकिंग अदर्स लाइफ एट कॉस्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट जस्टिफाइड, यानी कि किसी और की जान आप नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको अपनी जान बचानी थी। यहाँ पे सेल्फ प्रिजर्वेशन कभी भी नेसेसिटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस बच्चे को मारना क्योंकि आप खुद मर जाओगे, इट वॉज टोटली अनजस्टिफाइड और यहाँ पे अक्यूज को सजा मिलती है। एक और केस है यहाँ पे क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बॉस्टन वलार्ड फुटेकम। इस केस में ये चीज क्लियरली बोली गई कि अगर 2 इविल्स आर इनएविटेबल, 2 ऐसी घटनाएं हैं जो कि होकर ही के रहेंगी, अपरिहार्य है वो,
है ना, उनका होना तय है। तो आपको लेसर ईविल को चूज करना होगा टू इग्नोर द या टू अवॉइड द ग्रेटर ईविल। यानी कि अगर दो घटनाएं होना तय है, या तो यहाँ पे एक छोटी शिप डूबेगी या तो यहाँ पे एक बड़ी शिप डूबेगी, आप किसी एक में से टकराओगे ही, तो आप छोटी शिप को चूज करो, उससे टकराना चूज करो ताकि आप ज़्यादा लोगों की जान बचा सको। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड दिस इज सेक्शन नंबर 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें हम दो सेक्शंस देखते हैं। एक है सेक्शन नंबर 20, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया एक्ट। एंड द अदर वन इज सेक्शन नंबर 21 विच टॉक्स अबाउट एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 but below 12 years of immature understanding। ठीक है, तो एक एक्ट है 7 साल से कम उम्र के बच्चे का, एक एक्ट है 7 से 12 साल तक के उम्र के बच्चे का। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है। तो सेक्शन नंबर 20 जो है वो देता है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है ये 7 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा होता है ही इज अडोली इनकेपेक्स, यानी कि इनकेपेबल ऑफ मैलिस। 7 साल से कम उम्र के बच्चे के पास इतनी क्षमता ही नहीं हो सकती, इतनी कैपेसिटी ही नहीं हो सकती कि वो कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म करके कोई क्राइम कर सके। इसलिए 7 साल से कम उम्र का बच्चा एब्सोल्यूट इम्यूनिटी पाता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा है जो कि एग्जैक्ट 7 years का है, मतलब बर्थडे ही है उसका 7 साल का ये एग्जैक्ट, नॉट मोर देन दैट, तो भी उसे सेक्शन नंबर 20 का प्रोटेक्शन मिलेगा। देयर इज अ केस ऑफ हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक केस है हीरालाल मलिक का, इसमें बोला गया था प्रूफ ऑफ एज बिलो 7 years विल एब्सॉल्व चाइल्ड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर हम किसी भी बच्चे की उम्र प्रूफ कर देते हैं कि वो 7 साल से कम उम्र का है बाय द एज प्रूफ, तो उस बच्चे को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 जो है वो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड की, जो 7 साल से ऊपर का बच्चा है लेकिन 12 साल से कम उम्र का है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर जो चाइल्ड है उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं की है तो वहाँ पे उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी गेन कर ली है तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। सफिशिएंट मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी एक्ट या क्राइम उसने कमिट किया है उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए। नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट उसको पता होना चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है दैट इफ अ चाइल्ड हैज नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंड टू जज नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट। अगर वो सफिशिएंट मैच्योर है टू जज कि उसने जो काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका नेचर क्या है, अगर वो मैच्योर है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, अगर वो मैच्योर नहीं है तो उसे सेक्शन 21 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 21 क्वालिफाइड इम्यूनिटी है, जैसे ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी था, यहाँ क्वालिफाइड इम्यूनिटी है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई करता है, मतलब क्वालिफाई कैसे करेगा, अगर वो मैच्योर है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, अगर वो मैच्योर नहीं है एक्ट को समझने के लिए तो फिर वहां पे वो क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पे एक केस दिया हुआ है उल्ला महापात्रा वर्सेस आर का। ये जो केस है इसमें एक बच्चा रहता है, उसमें वो एक व्यक्ति को धमकी देता है दैट आई विल कट इनटू पीसेस, और वो वैसा करता है, यानी कि जो उसने कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ही एक्चुअली मीन इट, और उसने वैसा अटैक करके वैसा किया, अपना एक्ट जो उसने कहा था वो उसने किया। तो इस केस में एक टेस्ट दिया गया था कि अगर आपको ये जानना है कि वो जो बच्चा है वो मैच्योर है या नहीं है तो ये टेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एक्टिडन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वालिफाइड इम्यूनिटी क्या है। तो टेस्ट फॉर क्वालिफाइड इम्यूनिटी क्या है, पहला देखा जाएगा डिमीनर एंड अपीयरेंस ऑफ ऑफेंडर इन द कोर्ट। जब वो ऑफेंडर कोर्ट में पेश होता है उसका डिमीनर कैसा है, भाव भंगिमा कैसी है उसकी, और उसका जो है किस तरीके से वो वहां पे खड़ा है, और वहां पे कैसा उसका अपीयरेंस है। ठीक है, मतलब उसको देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक्चुअली इमेच्योर है या नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर। जब उसने वो क्राइम कमिट किया उसके बाद उसने क्या स्टेप लिया, मतलब कि अगर कोई इमेच्योर व्यक्ति होगा तो उसका एक्शन उसकी इमेच्योरिटी को जाहिर करेगा, लेकिन अगर वो मैच्योर होगा तो उसका जो एक्शन है वो उस इमेच्योरिटी को जाहिर नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है, उस बच्चे ने कोई सीरियल देखा और उसने देखा कि अगर हम किसी के शरीर में छुरा घोंपते हैं तो उससे रेड कलर का लिक्विड निकलता है। बच्चा इतना छोटा है, मान लीजिए 8 साल का है, उसे नहीं पता कि ये खून है, तो वो सोचता है कि वो सॉस है, टोमेटो सॉस है।
उसकी मम्मी काम करती रहती है किचन में और वो जाता है, वो पीछे से छुरा भोंक देता है और वो भागता नहीं है, वो अपने पापा को बुला के लाता है और बोलता है कि देखिए मम्मी को मैंने छुरा मारा और उससे सॉस निकल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि बच्चा इमेच्योर है, क्योंकि जो उसने अटैक किया वो ये दर्शा रहा है कि ये खून नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये चोट लगी है, बल्कि ये क्या है, टोमेटो सॉस है। तो यहाँ पे हम उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट से समझ सकते हैं कि बच्चा मैच्योर नहीं है अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को समझने में। वहीं जो उल्ला महापात्रा के केस में हुआ, उसने जो बोला कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसने वैसा किया, तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि वो मैच्योर इनफ था अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए। तो अगर मैच्योरिटी है तो वो सेक्शन 21 का बेनिफिट नहीं पाएगा, अगर मैच्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे उसको 21 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 20 एंड 21 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 22 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।